Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second session on family law. आज के सेशन में हम मैरिज या शादी से रिलेटेड कवानीन को एक्सप्लोर करेंगे। शादी या मैरिज इस्लामिक लॉ में एक तरह का मुआहिदा है जो कि दो लोगों के दरमियान में होता है हु आर ऑफ साउंड माइंड और उनकी कंसेंट पर बेस्ड होता है। कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 21 शादी को या निकाह को मिसाकन गलीज़ा या एक फर्म कवेनेंट के तौर पर डिस्क्राइब करती है। शादी जो है वो एक मसनून या मुबाह एक्ट है। नॉर्मली हर मुसलमान को ये उस पर नबी सल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए ये एक मसनून या मुबाह एक्ट है। लेकिन कुछ हालात में शादी फ़र्ज़ हो सकती है और कुछ हालात में ये हराम भी होती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। शादी की तारीफ या डेफिनेशन क्या है? लिटरली निकाह का मतलब ज्वाइनिंग टुगेदर है, इकट्ठा करना है। कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 28 निकाह को एक हिस्न या कला के तौर पर बयान करती है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सिंस। हिदाया शादी को या निकाह को डिस्क्राइब करती है एक मुआहिदे के तौर पर जिसका मकसद ये होता है कि बच्चों को लीगल लेजिटिमाइज किया जाए। सो शादी एक मुआहिदा है जिसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं। दिस इज व्हाट इज इन हिदाया। जस्ट लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी ऑरली भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और वो राइटिंग में भी हो सकता है। पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 5 रिक्वायर करती है कि जब भी निकाह हो तो वो विटनेसेस हों, दो विटनेसेस हों, एक मेल हो और दो फीमेल्स हों या दोनों मेल्स हों। इस्लामिक लॉ में या शरीयत में शादी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सुन्नी लॉ में विटनेसेस की एब्सेंस से शादी जो है वो इर्रेगुलर होती है लेकिन वॉइड नहीं होती। मालिकी स्कूल के नज़दीक विटनेसेस का होना एट द टाइम जो है वो नेसेसरी नहीं है एज लॉन्ग एज जो शादी का जो एक्ट है वो पब्लिसाइज हो सके। इसी तरह से शिया फिक के नज़दीक विटनेसेस एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि लोगों को पता चल जाए, ये सीक्रेट मैरिज ना हो बल्कि नोन हो। सेक्शन 5 ऑफ MFLO रिक्वायर ये करती है कि जितनी भी शादियां हों जो कि सोलिमनाइज हुई हैं वो रजिस्टर हों निकाह खां के पास और हर वार्ड में एक सर्टिफाइड निकाह खां होता है जो कि मैरिज को रजिस्टर करता है। एक जो अनरिटन और अनरजिस्टर्ड मैरिज है इट इज स्टिल वैलिड लेकिन सेक्शन 5 को अगर कोई वायोलेट करता है तो उसकी फिर पनिशमेंट है विच इंक्लूड सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और अ फाइन ऑफ 1000 रुपीज। जनरली एक प्रिजम्पशन अटैच होती है कि अगर दो लोग एक मियां और बीवी के तौर पर रह रहे हैं तो उनकी आपस में शादी हुई है। सो कंटिन्यूअस और prolonged cohabitation gives rise to this presumption that these people are married. उसका मकसद ये है कि शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो सेक्रेड है और उसको प्रोटेक्ट करता है इस्लामिक लॉ। उसके अलावा अगर कोई शख्स एक्नॉलेज करता है पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड that also gives rise to presumption of marriage. कोई शख्स एक्नॉलेज करता है, इकरार करता है कि कोई खातून जो है वो उसकी बीवी है तो that is also valid. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा केस लॉ है जिसमें
कोर्ट्स ने बारहा ये होल्ड किया कि अगर दो लोग आपस में ये इकरार करते हैं कि वो मियाँ बीवी है तो कोई तीसरा पर्सन उनके इस इकरार को चैलेंज नहीं कर सकता. सो मैरिज इज बिटवीन one man and one woman, and if they are living as husband and wife, it's presumed that they are husband and wife. There are formalities for the sake of evidence, जैसा कि सेक्शन 5 ऑफ MFLO रिक्वायर करती है, और उसका मकसद ये है कि अगर शादी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो आपके पास एविडेंस हो. शादी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स क्या अराइज हो सकते हैं? एक ये कि मैरिज वैलिड नहीं है, हेंस क्रिमिनल सैंक्शंस कुड बी अट्रैक्टेड, या बच्चों की लेजिटिमेसी से रिलेटेड इश्यूज अराइज हो सकते हैं, उससे बच्चों के मेंटेनेंस का राइट अफेक्ट हो सकता है, उससे मियाँ बीवी के आपस में इनहेरिटेंस के या बच्चों के इनहेरिटेंस के राइट्स जो हैं वो जेपडाइज हो सकते हैं. तो इस वजह से जनरली फिक में अगरचे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैरिज रजिस्टर हो या उसके विटनेस हो या वो राइटिंग में हो, लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर आवर लॉ रिक्वायर्स दैट मैरिज शुड बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी विटनेस्ड, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ताकि सर्टेनिटी क्रिएट हो जाए. देयर आर सर्टेन रिलेशंस विच फॉल विद इन के वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज में फॉल करते हैं. वो रिलेशन जो है वो ब्लड की बेसिस पर बेस हो सकते हैं, एफिनिटी की बेसिस पर हो सकते हैं, या फॉस्ट्रेज की बेसिस पे हो सकते हैं कि अगर दूध पिलाया है तो दूध पिलाई माँ से, दूध पिलाए भाई बहनों से, फॉस्ट्रेज के या प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज के रिलेशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं. For details, you can have a look on a book that I and Professor Shahbaz Ahmed Cheema have written. This is published by Oxford University Press in 2018. And it's also a recommended book for this course. But we will also be making references to other books जैसा कि मुल्ला की बुक है या बाकी लीगल कमेंट्रीज हैं. मैरिज का लीगल इफेक्ट क्या होता है? मैरिज का लीगल इफेक्ट ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप कायम हो जाता है और वो लेजिटिमेट रिलेशनशिप होता है, और उनके जो बच्चे होते हैं उनका रिलेशनशिप भी माँ बाप से एक लीगल रिलेशनशिप होता है. उसकी बेसिस पर मेंटेनेंस के राइट हैं, इनहेरिटेंस के राइट हैं, वो अराइज होते हैं. क्योंकि मैरिज एक मुआहिदा है तो उसमें कुछ कंडीशंस भी रखी जा सकती हैं. एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि तलाक तफवीज की कंडीशन है कि हस्बैंड जो है वो तलाक का राइट डेलीगेट कर सकता है, तफवीज कर सकता है अपनी वाइफ को, आइदर एट द टाइम ऑफ मैरिज या बाद में भी. इसी तरह से मैरिज में एक कंडीशन रखी जा सकती है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को एक सर्टन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा. इसी तरह से ये भी कंडीशन रखी जा सकती है कि वाइफ विल कंटिन्यू वर्किंग, तो वो कंडीशंस जो हैं वैलिड होती हैं. व्हेन इट कम्स टू स्टिपुलेशन ऑफ मैरिज, हम्बरी लॉ जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है, इट अलाउज अ वाइडर स्कोप. और स्टिपुलेशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड कंडीशन ये है कि आप डिफॉल्ट रूल्स से कॉन्टेक्ट आउट नहीं कर सकते. अगर हस्बैंड ये कहे कि वो डॉवर और मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, दिस इज नॉट अ वैलिड कंडीशन. अगरचे स्टिपुलेट कर दिया गया हो लेकिन वो एक डिफॉल्ट रूल है इस्लामिक लॉ का विच विल बी अप्लाइड. अब हम मुख्तलिफ केस लॉ को देखते हैं जो कि मैरिज से रिलेटेड हमारी कोर्ट्स ने जनरेट किया है. उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा की, जो कि जस्टिस सैयद महमूद ने डिसाइड किया था. उन्होंने उसमें होल्ड ये किया था कि मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में मैरिज को एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब करने की रीजन ये थी कि हिंदू लॉ में और क्रिश्चियन लॉ में मैरिज इज अ कवेनेंट जिसमें गॉड हिमसेल्फ इज अ पार्टी. उसका मतलब यह है कि वो जन्म जन्म का रिश्ता होता है. कैथोलिक लॉ में एक मरतबा शादी हो जाए तो फिर कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती. इसी तरह से हिंदू जो अनरिफॉर्म्ड लॉ है या क्लासिकल लॉ है उसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है.
और अब जब हिंदू लॉ को और क्रिश्चियन लॉ को रिफॉर्म करके डिवोर्स का राइट दिया गया तो उसकी जो कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा सख्त हैं। उसके अगेंस्ट में इस्लामिक लॉ में मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो कि बिटवीन द पार्टीज हो सकता है, और इस वजह से उसकी जो रेजोल्यूशन है वो हो सकती है, उसके मुमकिनात हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट डज इट मीन दैट मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट? इट डज नॉट मीन कि उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई होता है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने 2006 के जजमेंट में ये क्लैरिफाई किया कि अगरचे इस्लामिक लॉ में जो शादी है, जो निकाह है, वो एक मुआहिदा है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप कमर्शियल लॉ के प्रिंसिपल्स शादी के मुआहिदे के ऊपर लगाना शुरू कर दें। इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर स्पेशल रूल्स जो कि हमें फिक में मिलते हैं वही अप्लाई होते हैं। जो मंगनी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो असल में निकाह होता है वो बेसिकली दैट इज निकाह, दैट्स इन्फोर्सेबल, दैट्स लीगली बाइंडिंग। अपने मशहूर केस में 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि वली की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है अगर एक बालिग मुस्लिम औरत अपनी मर्जी से अपना निकाह करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की 1992 की एक मशहूर जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि इद्दत के पीरियड में अगर निकाह होता है तो वो वॉइड होता है। इसी तरह से सेकंड मैरिज अगर इन कंट्रावेंशन ऑफ एमएफएलओ की प्रोविजन पे होती है, मैरिज वैलिड है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि हस्बैंड हु एंटर्स इनटू सेकंड मैरिज तो फिर उस ही कुड बी इम्प्रिजन, कुड बी फाइंड, बट उसकी सेकंड मैरिज जो है वो वैलिड है। निकाहनामा जो है वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर स्पाउस एडमिट करते हैं कि वो वैलिडली मैरिड हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट कि दे आर लीगली मैरिड इज सफिशिएंट। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है वो मैरिज की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन एविडेंशियरी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है। सो अगर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई तो फिर उसको साबित करने के लिए विटनेसेस को लेके आना होगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी विच वुड बी प्रोलॉन्ग द डिस्प्यूट। लेकिन अगर एक मैरिज रिटन है, विटनेस्ड है, रजिस्टर्ड है तो दैट इज वैलिड। आपको फिर मजीद कोई और एविडेंस लाने की जरूरत नहीं होती उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। कानून जो है वो प्रिजम्पशन अटैच करता है कि अगर दो लोग एक मियां और बीवी के तौर पर रह रहे हैं, एक खानदान के तौर पर रह रहे हैं, तो उनकी मैरिज जो है वो वैलिड है। ये प्रिजम्पशन कोर्ट्स जो हैं वो अप्लाई करती आई हैं, लेकिन कॉलोनियल कोर्ट्स ने इसमें एक एक्सेप्शन रखी थी कि ये वाला जो प्रिंसिपल है, जो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज वाला है, वो उन खवातीन पर अप्लाई नहीं करता जो कि सेक्स वर्कर्स के तौर पर काम करती हैं। लेकिन अपनी 1989 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अफजल जुल्ला ने यह होल्ड किया कि यह प्रिजम्पशन ऐसी खवातीन पर भी अप्लाई करती है, क्योंकि इस्लाम में जो है वो तौबा का कॉन्सेप्ट है, और जो खवातीन सेक्स वर्कर काम करती हैं बाज़ औक़ात उनको मजबूर किया जाता है, उनको किडनैप करके इस एक्टिविटी में जो है वो शामिल किया जाता है। तो लिहाजा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जेंडर इक्वालिटी की प्रोविजन को और इस्लामिक लॉ की बेसिस पर यह होल्ड किया कि प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज इज अटैच टू ऑल टाइप ऑफ मैरिजेस, और उसमें जो एक्सेप्शन थी इन खवातीन के लिए उन्होंने उसको ख़त्म किया। That was a very important judgment in 1989 in extending human rights to sex workers. एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज। अगर कोई शख्स ये क्लेम करे कि वो किसी से मैरिड है और जिस बंदे के बारे में या जिस बंदी के बारे में ये क्लेम किया जाए वो कहे कि नहीं, that's not right, so the petitioner can go to the court and ask for a decree of just ejection of marriage. तो कोर्ट circumstances की बेसिस पर ये डिक्लेयर कर सकती है कि नहीं, the claim is false.
उसके रिवर्स में एक रेमेडी है जिसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसके तहत अगर कोई स्पाउस अपने मियां या बीवी के साथ नहीं रह सकता तो जो इनोसेंट पार्टी है वो कोर्ट में जाके एक डिक्री ले सकती है विच विल फोर्स द अदर पर्सन टू परफॉर्म कॉन्जुगल राइट्स। अब ये वाली रेमेडी जो है इसकी बेसिस कैनन लॉ में है, क्रिश्चियन लॉ में है। इस्लामिक लॉ की इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है और अक्सर ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की रेमेडी को अब्यूज किया जाता है, खवातीन के अगेंस्ट में उसको यूज किया जाता है। जो खातून जो है वो अपने नान नफका के लिए या बच्चों की कस्टडी के लिए केस फाइल करती है तो हस्बैंड दावे का रिप्लाई करने से पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की जो है वो दावा फाइल कर देता है। 2015 में इस प्रोविजन को फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की रेमेडी को अन इस्लामिक डिक्लेयर नहीं किया ऑन टेक्निकल ग्राउंड, क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो प्रोसीजरल लॉज को एग्जामिन नहीं कर सकती, वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो इतना अब्यूज होता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की इस प्रोविजन का दैट इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। काफी सारे जो रिपोर्टेड केसेस हैं, इवन उसमें किडनैपिंग के केस में, रेप के केस में जो कल्प्रिट्स हैं वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट की रेमेडी या पिटीशन को फाइल करके विक्टिम को मजीद प्रेशराइज करते हैं। सो I think it's a high time that this provision should be challenged before any high court for its violating the principle of gender equality, and it must be declared as ultra vires the constitution. It has not happened in Pakistan yet. In India, in 1970s and 80s, certain provisions were passed to get the restriction of conjugal rights remedy declared as unconstitutional, but Indian courts did not do that. But I think Pakistani courts are in a right position to declare the restitution of conjugal rights as anti-women remedy and must declare it unconstitutional because it is abused against women. With this, we end our session and I'll see you for the next session. Thank you very much.